हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक क्लास 11, एक्सप्लेन इन इजी मैनर इन हिंदी एंड इंग्लिश बाय प्रियंका गुप्ता। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक पार्ट 2 को भी मैंने बहुत इजी तरीके से समझा रखा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है नेवर लेट योर फियर्स डिसाइड योर फ्यूचर। जी हाँ, कभी भी अपने डर को अपना फ्यूचर डिसाइड मत करने दो। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से वो अपने गोल्स को जो है अवॉइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसी को डांस करने के शौक़ है, किसी अपनी फैमिली के डर से या किसी की समाज के डर से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अगर डांस करूँगा स्टेज पे तो प्लीज़, अगर आपका सपना है डांस करने का, सिंगिंग का या किसी भी चीज़ का, तो अगर आपके कोई भी ड्रीम्स हैं तो आप प्लीज़ समाज के डर से या किसी के डर से अपने ड्रीम्स को पीछे मत करो। उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ो, अपने फियर से लड़ो। ये मत सोचो, ना डरो कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों से नहीं डरना है, अपने सपनों को पूरा करना है। कभी कभार क्या होता है, हम लाइफ में अपने सपने को पाने के लिए कई बार फेल भी होते हैं, तो प्लीज़ आप मत डरो कि मैं फेल हो गया, आज मैं फेल हो गया, मैं कर नहीं पाया, शिट यार मेरे से नहीं होगा। नहीं, हम फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, फेलियर से भी हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो नेवर लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। कभी भी अपने डर को इतना अलाउ मत करो कि वही आपका फ्यूचर बताएगा कि नहीं यार, ये चीज़ मेरे को डर लग रहा है तो मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, कि कोई मेरा मजाक ना बनाए। नहीं, आपके अंदर जो भी ड्रीम है उसको सबके सामने लाओ, जो भी टैलेंट है पब्लिकली सबके सामने लाओ। सो फ्रेंड्स, आगे मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ये इकोनॉमिक का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया है और उसमें मैंने बताया है कि जो हमारी इंडिया जब आज़ाद हुई थी तो उसकी कैसी कंडीशन थी अंग्रेज़ों के समय। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था जब अंग्रेज़ हमारे पे रूल कर रहे थे। इंडिया का इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था जब अंग्रेज़ हमारे पे रूल कर रहे थे। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मेरी जो वीडियो है उसको देखना, इकोनॉमिक पार्ट 1 क्लास 11। अब मैं ये सेकंड वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं फॉरेन ट्रेड के बारे में बताऊँगी। फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारी इंडिया का जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारे इंडिया का जब अंग्रेज़ राज कर रहे थे हम पे। डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी अंग्रेज़ों के समय हमारी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारे इंडिया में जब अंग्रेज़ रूल कर रहे थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों के समय। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। फॉरेन ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, बॉर्डर और टेरिटोरीज। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड होना, व्यापार होना, जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो एक्सचेंज होती है एक या एक से ज़्यादा कंट्री के बीच, बॉर्डर के बीच या टेरिटरीज के बीच। फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग प्राइमरी आइटम्स लाइक कॉटन, रो, सिल्क, शुगर, वूल, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा। अंग्रेजों के समय हमारी इंडिया जो है रॉ मटेरियल्स में जो है एक्सपोर्ट करती थी। हमारी इंडिया एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग कंट्री के अंडर आती थी, एक्सपोर्ट करती थी प्राइमरी आइटम्स जैसे कि कॉटन, रो, सिल्क, शुगर, वूल, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा। मोरओवर, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक वूलन क्लॉथ्स, कॉटन, सिल्क एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी। हमारी इंडिया रॉ मटेरियल्स जो है वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करती थी एंड ब्रिटिश इंडस्ट्री से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करती थी।
इस तरीके से हमारी इंडिया और ब्रिटिश कंट्री के बीच में फॉरेन ट्रेड होता था। हमारी इंडिया क्या करती थी, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स है, हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता था रॉ मटेरियल्स का। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल्स जो है ख़रीद लेते थे और अपने देश में, अपने कंट्री में ले जाके उसी रॉ मटेरियल, उसी कच्चे माल को फिनिश गुड्स यानी कि फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके हमारे इंडिया को बेच देते थे। जैसे कि कॉटन बेचा, कॉटन कच्चा माल है, ये हमारे इंडिया ने अंग्रेज़ों को कॉटन बेचा और वहाँ से अंग्रेज़ों से वूलन ख़रीदा। इस तरीके से हमारे इंडिया और ब्रिटिशर कंट्री के बीच में ट्रेड हुआ करता था। आइए हम बात करते हैं कि उस समय कैसी करेंसी चला करती थी। इस इमेजेस के द्वारा मैं आपको दिखाती कि जब अंग्रेज़ों का राज चलता था तब इस तरीके की करेंसियाँ चलती थी। ऊपर पिक्चर दिखा रखी है मैंने, आपको पता लग गया होगा कि उस समय कैसी करेंसी चला करती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटेन हेल्ड द मोनोपोली ओवर इंडिया के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस समय ब्रिटेन ने क्या कर दी थी, मोनोपोली रख दी थी इंडिया के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे। मोनोपोली मतलब सिंगल ओनर, पूरे वर्ल्ड का जो हमारे इंडिया के लिए जो है एक ब्रिटेन ही था सिंगल सेलर। हम जो है गुड्स बेच सकते थे। पहले क्या था, एंशियंट टाइम से लेके अगर हम जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तब अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है काफ़ी जो है डेवलप थी और हमारे इंडिया का जो ट्रेड था पूरे वर्ल्ड वाइड में होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का राज आ गया तो क्या हो गया, अंग्रेज़ एक ऐसी पॉलिसी लेके आए कि इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सिर्फ ब्रिटेन ही खरीदेंगे और ब्रिटेन से ही हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स जो है खरीदेंगे। अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ लोगों ने इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उस पर जो है क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया ताकि हम इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स है वो अंग्रेज़ों को सस्ते पड़े। और इम्पोर्ट पे क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया ताकि हमको इम्पोर्ट जो है महंगे पड़े और इन जो अंग्रेज़ों के जो फिनिश गुड्स हैं हम पे क्या पड़े, महंगे पड़े। इंडिया वॉज अ लार्ज एक्सपोर्टर इन कॉलोनियल पीरियड, however it did not affect the country की इकोनॉमी, कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स, केरोसिन एक्सेट्रा। हमारी इंडिया जो है बहुत बड़ी एक्सपोर्टर थी अंग्रेज़ों के समय। however it did not affect the country की इकोनॉमी, कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन, क्लॉथ, केरोसिन एक्सेट्रा hit the country hard with its scarcity। हालांकि एक एक्सपोर्टर होने के बावजूद भी हमारी इंडिया की जो हालत थी उसकी इकोनॉमी की वो बहुत बेकार थी। सिर्फ फूड ग्रेन्स की स्कार्सिटी नहीं थी, क्लोथ्स की और केरोसिन की स्कार्सिटी नहीं थी, इवन हमारी कंट्री की जो हालत थी वो भी बहुत बुरी थी। इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी हमारी कंट्री के जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ लोगों ने जो है हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे क्या करा, मोनोपोली खड़ी कर दी और हमारी जो फॉरेन ट्रेड है, हमारी कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड था उसका क्या किया, मिसयूज़ किया। आइए फ्रेंड्स, मैंने इसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। हम जानते हैं पॉइंट्स में कि फॉरेन ट्रेड कैसा था कॉलोनियल रूल में। फर्स्ट, ब्रिटिशर की मोनोपोली ऑन फॉरेन ट्रेड, कि अंग्रेज लोग हैं वो क्या था, एक सिंगल सेलर बन गया हमारे इंडिया पे, उसी से ही हम गुड्स खरीद रहे हैं और उसी को ही हम गुड्स बेच रहे हैं। तो ये जो मोनोपोली लेके आया था अंग्रेज़ लोग हमारी कंट्री पे, ये एक उसकी साजिश थी हमारी कंट्री को बर्बाद करने की और अपने जो कंट्री है, अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको फ्लोरिश करने की, यानी कि अच्छा करने की, डेवलप करने की। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली ओवर इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। इंडिया इस तरीके की मोनोपोली लेके आया कि हमारी इंडिया जो है सिर्फ अंग्रेज़ों से ही जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पा रही थी, जबकि पहले वो जो है जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तब हमारी इंडिया जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फॉरेन ट्रेड करती थी। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स। हमारी इंडिया क्या बन गई, नेट एक्सपोर्टर बन गई। ठीक है, हमारी इंडिया जो है अंग्रेज़ों को एक्सपोर्ट करने लग गई, क्या, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, और क्या इंपोर्ट करने लगी, फाइनल गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, कॉटन बेचा हमने, कपड़ा बेचा और क्या करा हमने,
वूलन क्लॉथ्स जो है हमने खरीद लिए अंग्रेज़ से, यानी कि कच्चा माल बेच के पक्का माल बना हुआ तैयार जो हमने अंग्रेज़ से खरीद लिया। ये एक रेस्ट्रिक्शन लगी थी कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ों से ही खरीदना है, अंग्रेज़ों को ही बेचना है। तीसरा आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। जी हाँ, हमारी इंडिया का जितना भी पैसा था जो है अंग्रेज की इंडस्ट्री में जाके जो है लग गया। कैसे? हमारी इंडिया एक ह्यूज एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी भाई, जिस इंसान की अच्छी सेल होगी, जिस कंट्री की एक अच्छी सेल होगी, तो सोचो वो कंट्री कितनी अमीर होगी। लेकिन नहीं, हमारी एक अच्छा एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी, एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री होने के बावजूद भी, जितना भी पैसा आता था, प्रोडक्शन होता था, उसका जो है अंग्रेज़ लोग मिसयूज़ कर लेते थे। जो भी पैसा प्रॉफिट हमें आता था, मिलता था, अंग्रेज़ लोग उस प्रॉफिट को जो है अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री में लगा लिया करते थे। इवन जो वर्ल्ड वार 3 हुआ, जो भी खर्चे होते थे लड़ाई झगड़े में या किसी में भी, वो भी अंग्रेज़ जो है हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट होता था उसी से ही खर्च करते थे। यानी कि हमारे इंडिया का जो भी पैसा था, प्रॉफिट था, जो भी आउटपुट आता था, वो सब अंग्रेज लोग क्या करते थे, इंडिया को कुछ नहीं छोड़ते थे। सारा पैसा, प्रॉफिट, सब कुछ जो है खुद जो है रख लेते थे और अपनी इंडस्ट्री में या किसी कोई भी वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसमें लगा देते थे। हमारी कंट्री की जो है बहुत ही बेकार हालत होगी और हमारी कंट्री के रॉ मटेरियल्स में भी स्कार्सिटी आ गई। फ्रेंड, हम आगे देखते हैं। फॉरेन ट्रेड में मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉरेन ट्रेड कैसा था अंग्रेज़ों के समय, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पुटअप करेंगे आपसे। और ये क्वेश्चन सिर्फ 11th क्लास के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल और इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। What do you understand by the drain of Indian wealth during the colonial period? आइए हम इसका आंसर जानते हैं। Explanation. Since ancient time, India has been one of important trading nation. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ancient time से ही हमारी इंडिया जो है एक अच्छी जो है ट्रेडिंग कंट्री थी। However, the discriminatory tariff and trade policy adopted by the colonial government unpleasantly hampered the structure, volume and composition of India का foreign trade. मैंने भी ये बताया था कि जो अंग्रेज़ लोग जब जैसे ही आए हमारे इंडिया पे राज किया, तो हमारी इंडिया का जो इंडस्ट्री थी या एग्रीकल्चर सेक्टर था या फॉरेन ट्रेड था, सब उन्होंने क्या कर दिया, हैम्पर्ड, मतलब बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। हाउ? वो क्या है, वो इस तरीके की पॉलिसी लेके आए कि जिस पॉलिसी से सिर्फ अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा हुआ है, ना कि इंडिया का। लाइक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, वो एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेके आए, यानी कि एक्सपोर्ट पे तो उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दी, टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन इंपोर्ट पे क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट मतलब हमारा माल अगर कहीं बाहर जाता है उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, और इम्पोर्ट मतलब हम जो है माल को बाहर से ख़रीद रहे हैं उसको इम्पोर्ट कहते हैं। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट फ्री हो जाएगा तो हमारे जो गुड्स हैं बाहर वाली कंट्री को जो है सस्ते पड़ जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने यही किया, एक्सपोर्ट को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, जिस वजह से जो है हमारे गुड्स सस्ते पड़ गए इंडिया को। और इम्पोर्ट यानी कि हम इंडिया से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ऊपर से उन्होंने टैक्स और रख दिया, तो वो चीज़ जो है महंगी पड़ गई इंडिया को। वो जो उनके जो आइटम्स हैं, प्रोडक्ट हैं अंग्रेज़ों के, वो इंडिया को और महंगे पड़ गए। तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो है अंग्रेज़ों ने जो है हमारे इंडिया पे जो है लगा दी थी। अब हम बात करते हैं, फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। Yes, Britain retained its monopoly control and rule over India imports and exports. Half of India foreign trade was only authorized to Britain, and the rest half was allowed to trade with other countries like Thailand, Sri Lanka, China and Persia. हमारी इंडिया ने क्या करा था, मोनोपोली लगा रखी थी हमारी कंट्री पे कि सिर्फ हमें उसी से ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। आधे से ज़्यादा रॉ मटेरियल हम उनको ही बेचते थे। थोड़ा बहुत उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो है तो चाइना, श्रीलंका, पर्सिया, इनको भी थोड़ा बहुत बेच सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इनको भी जो है अपना कच्चा माल दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अमाउंट में जो है हमको ही देना है तुम्हें माल। 1869 द बिगनिंग ऑफ द स्वीज कैनाल इंक्रीज द ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया का फॉरेन ट्रेड। 1869 में जो क्या करा, एक स्वीज कैनाल, ये आप पढ़ना कि स्वीज कैनाल कहाँ है, ये आपका एक क्वेश्चन है।
आप मैप में जाके देखना कि स्वीज कैनाल कहाँ है। स्वीज कैनाल के थ्रू ही हमारे इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, फॉरेन ट्रेड होता था। इंडिया का जो है एक शॉर्ट रास्ता है यूरोपियन कंट्री और ब्रिटेन पहुंचाने का। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, नेट एक्सपोर्ट था हमारी इंडिया रॉ मटेरियल्स का और इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का। ड्रेन इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मैंने जैसे कि बताया है कि इंडिया की जो वेल्थ है वो कैसे ड्रेन हो गई ब्रिटिशर में, मतलब इंडिया का सारा पैसा जो है कैसे अंग्रेज लोगों के पास चला गया। आपको पता है पहले हमारी इंडिया जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारी इंडिया को, कि हमारी इंडिया एक सोने की चिड़िया है, इतना ज़्यादा पैसा था। और हमारी इंडिया का सारा पैसा जो है अंग्रेज लोग ले गए हैं। हमारी इंडिया गरीब नहीं थी, हमारी इंडिया बहुत अमीर थी, काफ़ी पैसा था, काफ़ी सोना था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या, जिस तरीके जो गुलामी की थी हमारी कंट्री में, वो हमारी इंडिया का सारा पैसा, सोना, हर चीज़ जो है वो अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने लगा दिया, अपने वार में लगा दिया, हर चीज़ में लगा दिया। और ऐसी ऐसी पॉलिसी लेके आते थे कि इंडिया की जो पेमेंट होती थी वो गोल्ड्स में होती थी, ना कि काइंड में। तो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है एग्ज़ाम में। इसी तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे एग्ज़ाम में, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हमें बताना है कि इंडिया की जो है पैसा कैसे ड्रेन हुआ अंग्रेज़ों के पास। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, की हमारी इंडिया कच्चा माल बेचती थी और फिनिश गुड्स जो है खरीदती थी। देयर वाज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट थी हमारी कंट्री, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारी कंट्री में। However, the export surplus was used to make payment for administration expenses incurred by the British government in Britain। लेकिन हमारे से जो भी प्रॉफिट होता था, एक्सपोर्ट्स पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, सेल पे जो भी फ़ायदा, आउटपुट जो भी आ रहा है, उस सब का क्या करती थी अंग्रेज लोग, क्या करते थे, अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी खर्चे होते थे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव पे, वो उसमें लगा देती थी, या अपने एम्प्लॉय की सैलरी में या युद्ध में, इन सब में लगा देती थी। इस तरीके से हमारी इंडिया का सारा पैसा जो है ड्रेन हो गया अंग्रेज़ों के पास। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन डिड ट्रेडिंग थ्रू द स्वीज कैनाल कम इनटू ऑपरेशन। स्वीज कैनाल के थ्रू हम कैसे ट्रेडिंग किया करते थे, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको दिखा रखा है। ट्रेडिंग थ्रू द स्वीज कैनाल ओपन इन 1869। जब हमारी ट्रेडिंग होती थी, फॉरेन ट्रेड होता था हमारे इंडिया और ब्रिटिशर के बीच में, वो स्वीज कैनाल के थ्रू होता था। और स्वीज कैनाल जो है ओपन हुआ था इन 1869 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा दो। आपसे इन शॉर्ट में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वीज कैनाल क्या है, स्वीज कैनाल कब ओपन हुआ था, कब एस्टैब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, अब आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन पे। जैसे कि इस इमेजेस के थ्रू आपको बता दिया है मैंने कि अंग्रेज़ों के समय जो है हमारी हिंदुस्तान की कंडीशन कैसी थी, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, आप देख सकते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन कॉलोनियल इन इंडिया। द डिटेल्स ऑफ द डेमोग्राफिक कंडीशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज प्राइमरी ऑब्टेन थ्रू अ सेंसस इन 1881। जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, यानी कि लोगों की जो हालत थी अंग्रेज़ों के समय, वो हमने ऑब्टेन की 1881 में। एक सेंसस आते थे, हर 10 साल बाद सेंसस आते थे। तो 1881 में हमने पता किया कि हमारी इंडिया की जो है हालत कैसी थी अंग्रेज़ों के समय। Though suffering from several conditions, it unveiled the unevenness in the growth of Indian population. As a result, in every 10 years, such census procedures were conducted. Prior to 1921, India was in the initial step of demographic transformation। जैसे कि मैंने बता दिया है कि हर 10 साल बाद क्या है सेंसस आया करते थे, और 1881 के सेंसस में हमने जाना कि हमारी इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी रही अंग्रेज़ों के समय। बिफोर 1921 हमने क्या किया, इंडिया वॉज इन द इनिशियल स्टेप ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो इंडिया जो है, इंडिया का पहला स्टेप था कि हमने क्या करा, डेमोग्राफिक में क्या लाना शुरू कर दिया, बदलाव लाना शुरू कर दिया, लोगों में क्या लाना शुरू कर दिया, चेंजेस लाना शुरू कर दिया।
इस सेंसस से जैसे हमें पता चला तो फिर हमने क्या करा, धीरे धीरे हमने डेमोग्राफिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू किया। द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड आफ्टर 1921। जो दूसरा स्टेप था ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव का, वो 1921 के बाद था। नीदर द cumulative population of India nor the increase in the rate of population at this step was high. Also many social development signs were not really promising. The comprehensive literacy level was less than 60%. Out of 60%, the female literacy level was low at about 7%. जो क्या था, हमारी उस समय जो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर था वो बहुत बेकार था। जो लिटरेसी लेवल था वो 60% था और जो फीमेल लिटरेसी रेट थी वो 7% थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर ईदर अनअवेलेबल टू एक्सटेंसिव पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन और व्हेन ऑब्टेनेबल वर हाईली लैकिंग। जो है टोटली ये कहा गया है कि हमारे इंडिया का जो है एजुकेशन सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर जो है अंग्रेज़ों के समय बहुत बेकार था। फीमेल लिटरेसी रेट भी बहुत बेकार थी। 7% क्या होती है 7%, इतनी कम लिटरेसी रेट थी और हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है डेथ रेट थे उस टाइम पे। द ओवरऑल डेथ रेट वॉज प्रीटी हाई एंड इन दैट यूजली द इन्फेंट डेथ रेट कंसिडरेबली फ्राइटनिंग अबाउट 218 पर 1000 एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट इन्फेंट डेथ रेट ऑफ 29 पर 1000। पहले क्या होता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा थी। फ्रेंड्स से क्वेश्चन है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है और आज के टाइम में और पहले के टाइम में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है और कितना था। खैर इसमें मैंने बता भी रखा है कि पहले के टाइम में क्या होता था, 218 लोग मरते थे 1000 में से और आज के टाइम में 29 पर 1000 में से, 1000 में से 29 मरते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज क्वाइट लो अबाउट 32 ईयर्स एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट 69 ईयर्स। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो भी बहुत बेकार थी। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है पुटअप होता है यहीं से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता क्या है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वो होता है कि जो हमारी जो है बताती है ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है लोगों की कितनी हो सकती है। पहले जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीते थे, तो पहले के टाइम में जब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी तो लोग जो है 32 साल तक जीते थे। और अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट है हेल्थ सेक्टर में, तो जो लोग हैं जो है 69-70 जो है इंसान जो है क्रॉस कर लेते हैं। In the lack of reliable statistics, it is challenging to define the intensity of poverty at the time. उस समय बहुत गरीबी भी थी। However, there is no suspicions towards a great poverty predominated in India during the colonial era that offered the worst outline of India की population of the time. In such a poor demographic condition, water and airborne diseases were widespread and took an enormous toll on the lives of the people. उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन सेक्टर अच्छा नहीं था, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं था। तो जब एजुकेशन हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं होगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी नहीं थी, लोगों के पास जॉब भी नहीं थी, पैसा नहीं होगा, और तो लोगों के पास खाने को कहाँ से आएगा, भुखमरी होगी, गरीबी भी होगी और हेल्थ फैसिलिटी हॉस्पिटल ये सब नहीं होंगे, इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, तो क्या होगा, डेथ रेट भी ज़्यादा होगी। तो मतलब लगभग समझ लो कि लोगों की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी और कई सारे डिजीज़ भी जो है पैदा हो रही थी, जैसे कि एयरबोर्न डिजीज़ एंड वाटरबोर्न डिजीज़ जो क्या है फैलने लगी। फ्रेंड्स डेमोग्राफिक कंडीशन पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, तो कि आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड द फॉलोइंग फीचर ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, लो लिटरेसी रेट, कि उस समय जो है लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी। अगर लिटरेसी रेट ठीक ही नहीं होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेकार होगा, लो होगा, और हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, कोई हॉस्पिटल नहीं थे, तो क्या होगा, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, लोग ज़्यादा पैदा भी हो रहे थे और मर भी रहे थे। पुअर हेल्थ फैसिलिटी भी क्या थी, पुअर थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है आंसर लिखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इजी मैनर में मैंने समझा रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और वहाँ पे उस टाइम पे क्या आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। जो बच्चे थे, इन्फेंट मतलब 1 साल के अंदर जो भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जो है मर रहे थे। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। Lack of adequate public health facility, the occurrence of frequent natural calamities and famine result in widespread poverty and high infant mortality rate. उस टाइम पे क्या था, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती रहती थी, लैंडस्लाइड, फ्लड, अर्थक्वेक,
इन वजह से जो है जो वहाँ के लोगों की हालत जो है बहुत बेकार हो गई थी, बहुत पॉवर्टी, गरीबी आ गई थी। इट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 पर 1000। सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हॉस्पिटल ही नहीं है, कहीं पे कोई भी किसी को बीमारी हो रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या होगा? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट थी वो बहुत ही क्या थी? लो थी। समझ लो क्या थी? 32 साल। जो लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल जीते थे। फ्रेंड्स, अब ये मत कह देना कि मेरे नानू मेरे दादू तो इतने साल जिए थे। इसमें जो लिखा है मैं वो बता दी हूँ कि उस टाइम जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत लो थी, इट्स अराउंड 32 ईयर्स। फ्रेंड्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे आपको फिल करने हैं। डैश रेफर्स टू अ वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, हंगर, स्टारवेशन कॉज्ड बाय क्रॉप फेलियर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मोर। अगर क्रॉप अगर फेल होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो क्या होगा? फेमाइन आएगा, ड्रॉट आएगा, फ्लड आएगा, नन ऑफ द अबव। आंसर इज ए, फेमाइन। ऑब्वियस है, अगर क्रॉप फेल हो जाएगा तो अनाज नहीं होगा हम लोगों के पास, और अनाज नहीं होगा तो फेमाइन आएगा, भुखमरी आएगी, ना कि ड्रॉट फ्लड। ड्रॉट और फ्लड तो ये तो हमारे नेचुरल डिजास्टर है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, डैश रेफर टू एन एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। इनमें से क्या आएगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेट या लाइफ रेट? तो आंसर है फ्रेंड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर करता है टू एन एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लीव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डैश ईयर। फिफ्टी टू, 42, 32, 62। तो इंडिपेंडेंस के समय जो है हम लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो 32 ईयर्स थी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए nation refers to the percentage of its workforce employed in various economic venture. To put it in the words, articulating the number of the total working population employed in agriculture and associated activity and the number of them involved in the manufacturing and service sector can be identified from the occupational structure of the nation. Friends, occupational structure मतलब होता है कि हमारे इंडिया में जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन थी उस समय कितने लोग जो हैं, कितने वर्किंग पीपल जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे थे और टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे थे। फ्रेंड्स, प्रीवियस पेज में मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारी इंडिया में उस टाइम। तो इस ग्राफ को देख के, इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हो 70 से 75% जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो हमारा एग्रीकल्चर था। बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी सेक्टर था, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो बहुत कम था। फ्रेंड्स, इस इमेजेस में जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो है वो ढक गया है, कब हाइड हो गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत आगे था, सेकेंड टर्सरी सेक्टर एंड थर्ड इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फ्रेंड्स, अब हम वापस उसी पेज पे आते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन कॉलोनियल इंडिया। ब्रिटिश के समय जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज द एलोकेशन ऑफ वर्किंग पीपल अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री एंड सेक्टर, एक्सप्लिकेटेड स्मॉल हिंट्स ऑफ चेंज। द एग्रीकल्चर सेक्टर वैल्यू फॉर द हाइएस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स विच नॉर्मली प्रिवेल एट द हाई 70-75%। फ्रेंड, इसमें मैंने दिखा दिया कि 70 से लेकर 75% जो है हमारा वर्कफोर्स जो है वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में एस्टिमेट हुआ है 15 से 20%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% एंड टर्सरी सेक्टर में 15 से 20% जो लोग जो है काम करते थे। अनदर आउटस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव was the growing geographical variation. Parts of then Madras Presidency, including area of the present day states of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka, Bombay and Bengal.
कुछ एरियाज़ है जिसमें हमने प्रेजेंट डे में इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि तमिलनाडु है, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल। ऑब्जर्व अ ड्रॉप इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड द सर्विस सेक्टर। जो बॉम्बे एंड बंगाल है वहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ड्रॉप हो गया है, इसमें जो है टर्सरी सेक्टर जो है आगे चल रहा है। बाकी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सब में जो है आज सर्विस सेक्टर जो है ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर हैं। पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड, ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन 75% पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। जी हाँ, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 75% वर्किंग पॉपुलेशन जो है डिपेंड थी। ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही काम किया करते थे। जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का जो अकाउंट था वो 10% था और सर्विस सेक्टर का जो अकाउंट था 15 से 20% था। जो हमारी इकॉनमी थी वो क्या थी, इम्बैलेंस्ड। सेकंड, ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। जो रीजनल वेरिएशन मतलब कि कहीं पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोग ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे और उसी समय किसी स्टेट में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे और टर्सरी सेक्टर पे। मैनी स्टेट्स विटनेस शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्सरी सेक्टर। Following are the features of India's occupational structure. Predominance of the agriculture sector. Agriculture was the principal source of occupation. जी हाँ, उस समय एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन का अभी तक हम सुनते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि एग्रीकल्चर जो है एक प्रिंसिपल सोर्स था उस समय ऑक्यूपेशन का। 75% हमारी पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। रिजल्टिंग क्या था, बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस। जब हमारी इंडिया आज़ादी हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इतना आगे था, उसके बावजूद भी हमारी इंडिया की जो है प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी आउटपुट आता था वो जो अंग्रेज़ लोग है शेयर कर लेते थे और जो भी उसका प्रॉफिट आता था वो अंग्रेज़ लोग जो है अपना प्रॉफिट, जो हमारी कंट्री का प्रॉफिट जो है अपनी कंट्री की इंडस्ट्री में क्या कर लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। तो इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बैकवर्डनेस था, यानी कि पीछे चल रहा था। द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग फॉर ओनली 10%, 50 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो 10% था और जो टर्सरी सेक्टर था उसकी जो ग्रोथ थी 15 से 20%, यानी कि उस समय 15 से 20% लोग जो है टर्सरी सेक्टर पर डिपेंड थे। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि रीजनल वेरिएशन हो रहे थे। किसी स्टेट पे जो है लोग एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी, किसी स्टेट में जो है मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी। बहुत से लोगों ने क्या कर दिया था, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी सेक्टर पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया था और बहुत से लोगों ने क्या जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को ही कंटिन्यू रखा। तो स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल विटनेस अ शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस टू द वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। ये जितनी भी स्टेट्स है उन्होंने क्या करा भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रोथ तो हो नहीं रही थी, चलो भैया अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करके देखते हैं, क्या पता वहाँ से ग्रोथ हो जाए, और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होके देखते हैं। और कुछ स्टेट थे जैसे कि ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, वो एग्रीकल्चर में ही उन्होंने क्या करा, अपना वर्कफोर्स कंटिन्यू रखा। अब फ्रेंड्स, अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यूज ऑफ आउटडेटेड एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी, कमर्शियल फार्मिंग या लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, आप बताओ क्या होगा। चलो फ्रेंड्स, मैं ही बता देती हूँ। तो आंसर है कमर्शियल फार्मिंग। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल क्रॉप वर द फार्मर फोर्स टू ग्रो। अंग्रेजों के समय कौन सा कमर्शियल क्रॉप जो है अंग्रेजों ने फोर्स किया था फार्मर को कि वो उगाए, ग्रो करे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कौन से लोग थे, कौन से ऐसे लीडर थे जो एस्टिमेटेड कर पाए इंडिया की पर कैपिटा इनकम अंग्रेजों के समय। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबॉय, आरसी देसाई या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। नियरली -% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज अर्निंग अ लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी
वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड रहती थी और कितने परसेंटेज पे? तो आंसर है 75% हमारे इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड रहती थी। तो आंसर इज सी, 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो कि अर्न करती थी अपना लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो फिफ्थ क्वेश्चन आता है, डैश फार्मिंग इज द वन वेयर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू प्रोड्यूस फॉर देयर ओन फैमिली। कौन सी फार्मिंग थी? तो फ्रेंड्स आंसर है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उस समय जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी कि उतना ही खेती बाड़ी करे कि हमारी फैमिली की जो है सर्वाइव कर ले। फ्रेंड्स अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के समय हमारे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी रेफर टू एज द बेसिक फिजिकल ऑपरेशन ऑफ ए नेशन और अ बिजनेस सच एज कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, सीवेज एक्सेट्रा। These operation can be a highly expensive investment and an important aspect of the economic development of a country. फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी फिजिकल ऑपरेशन हमारे नेशन का या बिजनेस का, जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, सीवेज। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, जैसे कि कम्युनिकेशन भी होता है, टेलीफोन, मोबाइल, ये कम्युनिकेशन में आते हैं। हमारी बातचीत जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि शिप, रेलवे, वाटरवे, ये सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में आते हैं। दिस ऑपरेशन कैन बी हाईली एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट एंड एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इस ऑपरेशन को खरीदने में काफ़ी पैसा लगता है, इनको चलाने में भी, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इन इंफ्रास्ट्रक्चर को नीड है एक जगह से कोई भी सामान दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है नीड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज जो है रेलवे लेके आए थे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए थे अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला सके, अपने जो भी प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में फैला सके, कनेक्टिविटी आ सके। तो अपने फ़ायदे के लिए जो अंग्रेज लोग हैं वो एक रेलवे सिस्टम इंडिया के अंदर लेके आए थे ताकि कनेक्टिविटी बन जाए। फ्रेंड्स इस इमेजेस के थ्रू मैंने दिखा दिया है आपको कि अंग्रेजों के समय कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करते थे। आप इस इमेजेस को देख के समझ गए होंगे कि उस समय किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे, कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह लोग जाया करते थे। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, रोडवे, रेलवे, वाटरवे, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, टेलीग्राफ वगैरह, पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के समय कैसा था। During the colonial period in India, the basic infrastructure such as water, transport, railway, post and telegraph and ports were developed. अंग्रेजों के समय जो है हमारा पास वाटरवे था, रेलवे था, पोस्ट था, टेलीग्राफ था, पोर्ट, ये सब कुछ जो है हमारे डेवलप हो चुके थे। बट टू सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट रेदर देन सर्विंग द कॉमन पीपल। लेकिन ये जो सिस्टम जो भी आए थे वो सिर्फ अंग्रेज लोग अपने फ़ायदे के लिए लेके आए थे, क्योंकि वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ना कि वो इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे ये किसी और के बारे में। रोड कंस्ट्रक्टेड वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न इंडिया, could not connect rural areas and the shortage of well constructed road especially in the rainy season was the drawback। हम उस समय हमारे इंडिया की जो है कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी, जो रोड की जो कंस्ट्रक्शन थी वो भी फिट नहीं थी मॉडर्न इंडिया के लिए। उबड़ खाबड़ रोड थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, एक अर्बन और रूरल के बीच में अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी। एंड द शॉर्टेज ऑफ वेल कंस्ट्रक्टेड रोड स्पेशली इन द रेनी सीजन वॉज द ड्रॉबैक। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने में बहुत दिक्कत होती थी। समझ लो अगर बारिश आ गई तो गाँव में जो है सामान ही नहीं पहुँच पाता था और वहाँ पे फेमाइन यानी कि भुखमरी आ जाया करती थी। जब अनाज ही नहीं पहुँच पाएगा, वर्षा जब होती थी, रेन होता था, तो फिर वहाँ के जो लोग जो है भूखे रह जाते थे। However, in the year 1850, the introduction of the railway was one of the most important contribution by the British। तो 1850 में जो अंग्रेज जो है रेलवे सिस्टम लेके आए थे वो भी अपने फ़ायदे के लिए। दिस इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इन टू वेज। ये जो इनिशिएटिव था सरकार का, उसने हमारे इंडिया की इकोनॉमी को दो वे में डिवाइड कर दिया। हालांकि एक अच्छा इनिशिएटिव था कि रेलवे आया हमारी कंट्री में, लेकिन अंग्रेजों ने जो रेलवे सिस्टम जो लेके आए थे वो अपने फ़ायदे के लिए लेके आए थे, ना कि इंडिया के फ़ायदे के लिए। वन इट लेड टू पीपल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड ब्रेक द जोग्राफिकल बैरियर। पहले तो ये था कि जो उसने इसमें क्या कर सकते थे, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल कर सकते थे एंड ब्रेक कर रहे थे ये द जोग्राफिकल बैरियर। एंड द सेकेंड
इट कमर्शलाइज इंडियन एग्रीकल्चर दैट एडवर्सली इन्फ्लुएंस द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमी इन इंडिया। पहले क्या था, हमारी इंडिया जो है सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती थी कि मतलब अपने अपने घरों में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग कर ली और वहीं पे बगीचा बना लिया, वहीं पे खेती बाड़ी कर दी और अपने परिवार इतना ही उगा लिया कि उनका परिवार चल जाए। लेकिन जैसे अंग्रेज है तो उन्होंने जो है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको कमर्शलाइजेशन कर दिया कि भाई अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं उगाओगे, अब तुम जो है मार्केट के लिए उगाओगे, जो भी उगाओगे तो उनके लिए बहुत ही कम अनाज रह जाता था। हालांकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था अंग्रेजों के द्वारा कि सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग को जो है उन्होंने कमर्शियल फार्मिंग कर दी कि जो गाँव के जो भी लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट बेचे भी जाएंगे। लेकिन वो जो प्रोडक्ट जो बेचते थे अंग्रेज, जो भी अनाज जो है फसल जो भी उगाते थे, जो भी खेतीबाड़ी करते थे, उससे जो भी अनाज आता था अंग्रेज लोग जो है उससे जो भी फ़ायदा जो मिलता था ना किसानों को, वो फ़ायदा जो है अंग्रेज लोग जो है शेयर करते थे। वो फ़ायदा जो है वो किसान लोगों को नहीं देते थे। जो भी आउटपुट आता था सारा अंग्रेज लोग ले जाया करते थे, प्रॉफिट भी, और वो अपने देश में जाके अपनी इंडस्ट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर देते थे। ये जो इनिशिएटिव था ठीक नहीं था। वैसे तो अच्छा था कमर्शियल फार्मिंग लाना, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए लाना ये गलत था। विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोड, द कॉलोनियल रेगुलेशन ऑल्सो टुक स्टेप फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सी लेन्स एंड inland trade. However, for the postal service, though it was useful assistance for the society, it remained insufficient. जो रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ था, जो रेल आई थी, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इससे क्या हो गया, जो और जो सी लेन पोर्ट वगैरह थे, इनलैंड जो ट्रेड थे, वो भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए अच्छा हुआ, ना कि इंडिया के लोगों के लिए। फ्रेंड्स, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और पढ़ना और समझना भी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्टिव डिड ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ब्रीफली डिस्कस द वेरियस रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आंसर है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एरियाज सच एज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. However, the motive behind this development was simply to foster the colonial interest of the British government. They were never interested in the growth of the Indian economy. जैसे कि मैंने बता दिया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के द्वारा लाए गए हैं, जैसे कि रेलवे, पोर्ट्स वगैरह, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सिर्फ अंग्रेजों के अपने इंटरेस्ट के लिए लाए गए हैं, ना कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, ना कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। द सेकेंड रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, Railway were developed to move finished goods physically from Britain to different interior parts of the colonial India. जब रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था अंग्रेज लोगों ने, तो इससे क्या हुआ था, जो अंग्रेजों के लिए जो फ़ायदा था वो क्या था कि अंग्रेजों के जो भी फिनिश गुड्स बन के आ रहे थे ब्रिटिश इंडस्ट्री से, वो इंडिया के जो है हर एक पार्ट में जो पहुंच जा रहे थे। दूसरा, रोड वर डेवलप टू मोबिलाइज द ब्रिटिश आर्मी विद इन इंडिया। रोड को इसलिए डेवलप किया ताकि उन जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की जो आर्मी है इंडिया के अंदर, वो इधर से उधर मोबिलाइज करने में उन्हें आसानी हो। रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू द पोर्ट टू सेंड इट टू ब्रिटेन। रोड्स को इसलिए डेवलप किया ताकि जो है कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे, एक जो भी इंडिया का जो कच्चा माल है वो अंग्रेज़ तक पहुंच सके, ताकि जो भी रॉ मटेरियल्स है वो ब्रिटेन जो है पहुंच सके। पहले क्या होगा, जो रॉ मटेरियल्स है वो रोड से रेलवे स्टेशन पे जाएंगे या पोर्ट से, फिर उसको कहाँ भेज दिए जाएंगे, ब्रिटेन में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, पोर्ट्स वर डेवलप टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। पोर्ट्स को भी इसलिए डेवलप किए गए ताकि जो है जो इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर सके रॉ मटेरियल्स, अपना कच्चा माल ब्रिटेन में आसानी से भेज सके और जो है फिनिश गुड्स जो है आसानी से खरीद सके ब्रिटेन में। कम्युनिकेशन चैनल को इसलिए बढ़ाया अंग्रेजों ने, पोस्ट और टेलीग्राफ लेके आए थे इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया वॉज डेवलप टू इन्हांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जो एक्सपेंसिव सिस्टम था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का हमारे इंडिया में, ये डेवलप हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द पॉजिटिव साइन इन रेलवे अंडर द ब्रिटिश रूल, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रेलवे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कि अच्छे साइन क्या थे
जब अंग्रेज के समय जो अंग्रेज जो है रेलवे सेक्टर लेके आई थी हमारे इंडिया में, रेलवे सिस्टम लाई थी, तो उसके पॉजिटिव साइन क्या है हमारे इंडिया में, और व्हाट वाज द मोटिव ऑफ कंस्ट्रक्शन रेलवे, क्या मोटिव था अंग्रेजों का रेलवे बनाने में अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर है ब्रिटिश रूलर इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850 में। अंग्रेज लोग जो है रेलवे लेके आए थे हमारे इंडिया में 1850 में। रेलवे बिगेन इट्स ऑपरेशन 1853 में रेलवे सिस्टम आया था, और रेलवे सिस्टम जो है ऑपरेशन मतलब काम करने लगा था 1853 में। फ्रेंड्स सेकंड पे आते हैं कि क्या पॉजिटिव साइन थे रेलवे सिस्टम के अंग्रेजों के समय। अंग्रेज जो रेलवे सिस्टम लेके आए थे इसके पॉजिटिव साइन क्या थे? चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि सस्ते में और जल्दी से मूवमेंट हो जाए लोगों की एक जगह से दूसरे जगह में। इंक्रीज्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स बट इट डिड नॉट गिव मैनी एडवांटेजेस टू इंडिया पीपल। रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो जो है रेलवे सिस्टम इसलिए लेके आई थी ताकि इंडिया की जो रॉ मटेरियल्स हैं अंग्रेज के पास पहुंच जाए, अंग्रेज के जो फिनिश गुड्स हैं वो इंडिया के पास पहुंच जाए। रोड्स को इसलिए अच्छे से करे थे ताकि अगर रोड्स अच्छे होंगे तो जो गुड्स हैं वो क्या है सस्ते पड़ेंगे। भाई अगर रोड्स अच्छे होंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो सस्ती हो जाएगी। उबड़ खाबड़ रोड में जाएंगे तो इतना पेट्रोल फूकेगा, अगर रोड अच्छे होंगे तो जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है सस्ती हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, जो अंग्रेजों को जो गुड्स हैं सस्ते पड़ेंगे। दूसरा है चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तो पहला था। दूसरा है इंक्रीज्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो कमर्शलाइजेशन है इंडिया के एग्रीकल्चर का वो बढ़ जाएगा। डेवलपमेंट होगी हमारे इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर की ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, एंड इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स बट इट डिड नॉट गिव मैनी एडवांटेजेस टू इंडियन पीपल। मतलब जो भी कुछ किया अंग्रेज लोगों ने, जो भी कुछ किया शुरू से एंड तक अपने फ़ायदे के लिए ही किया है। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा या एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, उसमें भी इंडिया का फ़ायदा नहीं हो रहा, उसमें भी जो है अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आउटपुट जो है अंग्रेज़ों के द्वारा शेयर हो रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडिया के बढ़ रहे हैं, फिर भी जो प्रोडक्टिविटी जो है लो हो रही है, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो अंग्रेज लोग अपने पास ही ले जा रहे हैं, तो फिर इंडिया के पास क्या बचेगा, बर्बाद ही है। तो यही जो है रीज़न थे जो मैंने आपको बता दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था अंग्रेजों के समय और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। मोटिव फॉर स्ट्रक्चरिंग रेलवे, क्या मोटिव था रेलवे लेके आने का? ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अंग्रेज की जो सरकार थी, उसका जो है इंडिया की जो टेरिटरी है और एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जो है उनका कंट्रोल बना रहे। टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड वाई अचीविंग मेजर पोर्ट्स विथ रेलवे, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस सिस्टम से वो जो है अंग्रेज लोग शेयर कर ले। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो इंडिया में और वो प्रॉफिट भी जो है अंग्रेजों के द्वारा शेयर हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिस्कस एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, डिस्कस और व्हाट वर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बन गए थे अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में, और या फिर क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बन गए थे अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में। तो पहला है एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिशर मिसयूज इंडिया इन वेरियस वे, कि जो अंग्रेजों है उन्होंने इंडिया का जो है मिसयूज़ किया कई तरीक़ों से। हाउएवर there were many instances where the motive initiated by the British rule yielded positive effects. Their exploitative policy and program also had some positive impact in India. उन्होंने क्या करा, जो भी वो पॉलिसी लेके आते थे वो मिसयूज़ वाली लेके आते थे, एक्सप्लोइटेशन करते थे हमारी इंडिया पे अपनी पॉलिसी के द्वारा। दूसरा, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे? पहला, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये अच्छी बात थी कि सब्सिडेंस फार्मिंग से अंग्रेज लोगों ने कमर्शियल फार्मिंग में चेंज किया, बट दुखद बात ये थी कि जो भी आउटपुट प्रॉफिट था वो अंग्रेज लोग जो है शेयर कर रहे थे कमर्शियल फार्मिंग का। सेकेंड, स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड रोडवे, हर जगह जो है रेलवे और रोडवे फैला दिया। इट ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब रोडवे रेलवे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे इसका मतलब इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो उन्होंने
डेवलपमेंट भी की थी, रोडवे रेलवे को ठीक भी किया था, रेलवे को लेके भी आए थे, तो अपने फ़ायदे के लिए ही लेके आए थे। तीसरा, एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प एज सपोर्ट सिस्टम टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ फेमाइन, फूड सप्लाई कुड बी रश टू द ड्रॉट हिट एरिया। इससे क्या हो गया था कि एक्सपेंड हो गए थे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले क्या होता था, बारिश वगैरह होती थी तो हमारे रूरल एरिया जो है वहाँ पे जो है अनाज नहीं पहुँच पाता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भूखमरे भूखे रह जाते थे। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ये जो रेलवे सिस्टम ने और ट्रांसपोर्ट ने। रेलवे और रोड बनने की वजह से कि जो भी गांव में सूखा होता था या अर्थक्वेक या बारिश होने की वजह से फ्लड आता था या कुछ भी, इनकी वजह से जो है इनके जो इनिशिएटिव की वजह से, अंग्रेज़ों के इनिशिएटिव की वजह से, ये एक पॉजिटिव साइन है कि जो भी सामान है, अनाज है, वो जो है गाँवों में भी पहुंचने लगा। चौथा आता है ट्रांजिशन फ्रॉम अ बार्टर सिस्टम टू अ मॉनेटरी सिस्टम। पहले क्या होता था, काइंड में जो भी ट्रेड होता था काइंड में होता था। बार्टर सिस्टम मतलब कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मतलब आपने क्या कर दिया, 1 किलो मैंने गेहूँ दे दिया किसी को, तो किसी ने मुझे 1 किलो जो है चावल दे दिया। इस तरीके से जो है ट्रेडिंग हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने बार्टर सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर दिया, मॉनेटरी सिस्टम में। यानी कि अब कोई भी गुड्स आप खरीदोगे वो पैसों से खरीदोगे। तो ये एक अच्छा साइन तो था। लेकिन क्या हुआ, हमारी जो इंडिया जो है जो भी ट्रेड करती थी अंग्रेज़ों से, वो जो अंग्रेज लोग थे जो पेमेंट जो है लेते थे वो गोल्ड में लेते थे, और सारा गोल्ड जो है हमारा जो है ब्रिटेन में चला गया। एक टाइम था जब हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमारे इंडिया का सारा सोना जो है ब्रिटेन में ड्रेन हो गया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश राज इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए थे तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के गए थे। ये एक अच्छा साइन है भाई। कोई भी चीज़ अगर मैनेजमेंट के हिसाब से हो, कि पॉलिसी और रूल्स के हिसाब से हो, वो अच्छी होती है। तो ये जो सिस्टम था वो अच्छा था। बट किसी भी सिस्टम का अगर हम नेगेटिव यूज़ करें तो वो बेकार है। मोदी जी हैं, एक मैनेजमेंट बना रखा है हमारे इंडिया में, लेकिन अगर उसी मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का अगर नेगेटिव यूज़ करे, गलत तरीके से यूज़ करे, तो वो सिस्टम गलत था। तो अंग्रेज़ लोग भी ऐसा ही किया करते थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन तो लेके आए, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने गलत यूज़ किया। वो जो भी पॉलिसी लेके आते थे अपने फ़ायदे के लिए आते थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा होता है जो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, जो लोगों के बारे में सोचता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ना कि लोगों के बारे में। वो जो भी पॉलिसी लेके आते थे अपने फ़ायदे के लिए लेके आते थे, ना कि पीपल यानी कि लोगों के लिए लेके आते थे। तो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपका होमवर्क है, व्हाट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम होता क्या है, रोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म सिस्टम। ये चारों क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करने हैं, और वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।